हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। एक बार साथियों ओके कर दीजिए कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। आई होप ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी हमारे साथियों को। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए भाई शुरू करते हैं हम अपनी आज की पर्यावरण की टेस्ट सीरीज को। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। बस साथियों जुटे रहिए और अब की बार अंतिम बार यही हमारा डिसीजन है। अब की बार अंतिम बार ये जो समय है इस बार के बाद इसमें ऐसी हमारी तैयारी होगी कि अब की बार इस बार और अंतिम बार होगा, इसी में हमारा भला हो जाएगा। चलिए साथियों, तो पहला प्रश्न है, धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यानी धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में बताता है। तो साथियों पहला प्राकृतिक, भौतिक, औद्योगिक या सामाजिक। साथियों जो भी संसाधन इसमें आप देख रहे हो, प्राकृतिक, भौतिक, औद्योगिक और सामाजिक, तो धारणी विकास कहता है कि हमारे जो भी संसाधन है हमें उनका उपयोग करना चाहिए और उनका ऐसा उपयोग करना चाहिए कि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता किए बिना हमें उनका उपभोग करना चाहिए। तो ये कैसे संसाधन होते हैं। तो साथियों ये संसाधन होते हैं हमारे प्राकृतिक, अर्थात ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा लोग घरों में एक पारितंत्र सजा के रखते हैं, जैसे उसमें जलीय जीव होगा या जलीय जीव के साथ साथ उसी में पेड़ भी होगा, उसी में कंकड़ भी पड़े होंगे, उसी में पर्वत जैसा होगा। यानी एक पारितंत्र पूरी तरह से उसके अंदर निर्मित किया जाता है, उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन हर्बेरियम। साथियों हर्बेरियम में आपने देखा होगा सूखी जो हमारी औषधियां हैं यानी पत्तियां हम उसमें चिपकाते थे। अगला है एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स, वीडियोकॉन। तो साथियों राइट ऑप्शन क्या होगा, ए एक्वेरियम। आपने देखा होगा जगह जगह पे मतलब ऐसा जलीय पारितंत्र होता है जिसमें जैसे मछली रहती है और हमारा कछुआ रहता है, या कभी कभी उसको बनाने के लिए जो हमारा कह सकते हैं तोता को लोग पालते हैं, तो इसमें भी हमारा कृत्रिम पारितंत्र निर्मित हो जाता है। क्लियर। तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एक्वेरियम। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र क्या कहलाता है। यानी अंतरिक्ष में भी एक अंतरिक्ष में भी एक पारितंत्र बनाया गया है, तो उसको क्या कहोगे आप। देखिए बनाया गया है, बना तो है नहीं, बनाया गया है। तो पारितंत्र दो तरह के होते हैं। पारितंत्र मतलब चारों ओर का वातावरण। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक अर्थात जिसको प्रकृति ने बनाया है, और साथियों दूसरा होता है कृत्रिम जिसको मानव ने बनाया है। दूसरा क्या होता है, कृत्रिम जिसको मानव ने बनाया है। अब अंतरिक्ष यान में बनाया गया है, बनाया नहीं है, बनाया गया है, तो साथियों क्या होगा, स्वनियंत्रित, कृत्रिम, जलीय या अंतरिक्ष। तो जलीय तो होगा नहीं, अब स्वनियंत्रित भी नहीं होगा। मोस्टली लोग अंतरिक्ष और कृत्रिम में कंफ्यूज रहेंगे, तो याद रखना साथियों जो बनाया गया है वो कृत्रिम है, अर्थात बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र। बी विकल्प सही हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है। हो जाता है कभी कभी, जल्दबाजी में आंसर भी हम ही ने बता दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है। ये प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। यानी मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अब देखिए अगर इसको आपने बहुत दिमाग से मतलब थोड़ा दिमाग चलाने की इसमें आवश्यकता है। मानव निर्मित मतलब मानव ने बनाया, मानव ने जिसका निर्माण किया। अब साथियों वन लगाने तो मानव गया नहीं, वन लगाने तो मानव गया नहीं, उसको तो किसने लगा दिया, प्रकृति ने बनाया। साथियों घास तो देखिए आप, घास को कोई नहीं लगाता है, बरसात में घास अपने आप बढ़ने लगती है, यानी घास को भी किसी मानव ने नहीं बनाया, ये तो स्वतः ही निकल आई। अगला है अलवड़ी जल, अलवड़ी जल को भी मानव ने नहीं बनाया। साथियों क्या हो जाएगा, बी और विकल्प हमारा सही हो जाएगा,
फसल पारितंत्र, समय समय पर किसान अपने खेतों में फसल बोता है और इसका निर्माण किसान स्वयं करता है, इसीलिए इसको मानव निर्मित कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको मानव निर्मित कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या सूर्य। तो साथियों देखिए, अगर प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए, ठीक है, यानी ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा किससे आती है? ऊर्जा आती है, ऊर्जा किससे आती है? सूर्य से आती है। और सूर्य से ऊर्जा लेकर ये जो पेड़ है इस ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। यानी सौर ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और किसका निर्माण हो जाता है? C6H12O6 का निर्माण हो जाता है। यानी ये अपने लिए क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इन्होंने सूर्य से ऊर्जा ली, वायुमंडल से CO2 खींचा और यहाँ से क्या निकाल लिया? H2O निकाल लिया। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो साथियों इस तरह से C6H12 और O6 का निर्माण ये कर लेते हैं अपने लिए भोजन का निर्माण। हम क्या करते हैं? इनसे हम ऊर्जा लेते हैं, इनसे हम ऊर्जा लेते हैं। तो हम क्या हो गए? हम उपभोक्ता हो गए, जिन्होंने उपयोग कर लिया। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला। तो साथियों ये जो है ये प्राथमिक, ये जो है ये साथियों उत्पादक है। इन्होंने क्या बनाया? उत्पाद किया। किसका उत्पाद किया? ग्लूकोज का, C6H12O6 का। और हमने इसका क्या कर लिया? उपयोग कर लिया, हम उपभोक्ता हो गए। ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और साथियों इनको तोड़ने वाला क्या हो गया? अपघटक हो गया। क्या हो गया? अपघटक हो गया। तो प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? डी विकल्प सही हो जाएगा, सूर्य। कौन होगा साथियों? सूर्य हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलता है, अगले देखते हैं। अगला है साथियों जीवाणु एक्टिनोमाइसीस। क्या लिखा है? जीवाणु एक्टिनोमाइसीस। और साथियों क्या लिखा है? वह कवक। जहां पर कवक आ जाए, कवक कैसे होते हैं? तो साथियों कवक की बात करें तो कवक अपघटन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि कवक जो होते हैं वो किस पे लगते हैं? जैसे जो हमारा खराब अवशिष्ट पदार्थ पे। कैसे? अपशिष्ट पदार्थ पे। अपशिष्ट पदार्थ पे। अपशिष्ट पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो खराब हो चुका है उस पर कवक लग जाते हैं और कवक को ही साथियों क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? फफूंदी, इसी को कहते हैं। तो जीवाणु एक्टिनोमाइसीस कवक को कहते हैं, क्या कहेंगे? भक्षपोषी, उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। तो साथियों क्या कहेंगे? सी विकल्प हमारे सही हो जाएगा, अपघटक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब बात समझना कैसा। तो साथियों सपोज करो यहाँ पर कोई वन सिस्टम है। क्या है? वन सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपका तालाब है। यहाँ पर क्या है? तालाब है, ठीक है। तालाब है, ये तालाब में मछलियां हैं। अब क्या कहा गया है? अब कह रहा है कि दो पारिस्थितिक तंत्र, ये जलीय पारितंत्र हो गया और ये कैसा हो गया? ये वन पारिस्थितिक तंत्र हो गया, या इसी को हम कहेंगे स्थलीय पारितंत्र। क्लियर? अब इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको साथियों क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? उसी के बीच के क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वायोम की बात करें, वायोम में जलीय भी होता है, जलीय भी हो सॉरी बायोम की बात करें तो जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। वायोम में जैविक और अजैविक दोनों हो जाते हैं। क्लियर? और कार्बनिक का कार्बनिक में फिर बदल जाता है। तो साथियों इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इकोटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो साथियों इस बात को याद रखना, आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं।
सबसे पहला होता है अपघटक। सबसे पहला हरे पौधे उनको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक कहते हैं। फिर साथियों इसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आएगा? शाकाहारी। क्या आएंगे? शाकाहारी। फिर साथियों द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा? मांसाहारी। क्या आएगा? मांसाहारी। और इसके बाद आ जाएंगे आपके अपघटक। क्या आएंगे? अपघटक। इस तरह से कितनी श्रेणियां होती हैं? 4 होती हैं। कितनी? 4 हो जाती है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन, सक्सेशन, क्लाइमेक्स या सिरल। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? इकोटोन होगा। क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। साथियों अगर पूछा जाए अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अम्ल वर्षा, पहले अम्ल वर्षा का मुख्यालय देख ले। अम्ल वर्षा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में। अम्ल वर्षा का मुख्यालय ओस्लो में। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। अगर पूछा जाए प्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? प्रथम बार अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? तो साथियों कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1972 में। कब? स्वीडन में 1972 में, जिसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय हमारा ओस्लो में बना हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब क्या है? ऐसी वनस्पति समझ लीजिए। मैंग्रोव वनस्पति का अर्थ क्या होता है साथियों? यहाँ पर जैसे कोई वृक्ष है, अब ये वाला जल जब ज्वार आएगा तो अंदर जाएगा कि नहीं? तो ये जो कह सकते हैं हम लवणीय जल है। कैसा जल है? लवणीय जल है। तो लवणीय जल कहाँ जाता है? पेड़ों की जड़ों में जाएगा। अगर जाएगा तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं? अंदर जाने के बाद फिर बाहर निकल आती हैं। इनमें ठूंठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ठूंठ पाए जाते हैं। और इसी कारण साथियों इन्हीं को कहा जाता है मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? इन्हीं को मैंग्रोव वन कहा जाता है। इन्हीं को ज्वारीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में, क्या पूछा गया है? अधिक विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? मालाबार में, सुंदरवन में, कच्छ केरल में या उड़ीसा में। तो साथियों क्या होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। क्या लिखा है? एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो साथियों एपीफाइट को क्या कहते हैं? अधिपादप। एपीफाइट को क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। अब ध्यान से सुन लेना साथियों, अधिपादप किसको कहते हैं? सपोज करो कि ये पेड़ है। अब इसी पेड़ की कोई टहनी है, थोड़ा हमने बढ़ा दिया जिससे आप समझ सको, ठीक है? नहीं तो ये लीजिए, सपोज करो इस पेड़ की ये टहनी थी, ठीक है? इस पेड़ की ये टहनी थी। अब इसी टहनी पर कभी कभी दूसरे वृक्ष आपने देखा होगा, इस तरह से दूसरे वृक्ष निकल आते हैं और इन्हीं में बेलामीन ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बेलामीन ऊतक पाए जाते हैं। अब बेलामीन ऊतक क्या करते हैं? तो साथियों बेलामीन ऊतक वायुमंडल से नमी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से क्या कर लिया? नमी यानी पानी इन्होंने ले लिया, ठीक है? और साथियों वायुमंडल से CO2 ले ली। इस तरह से ये और सूर्य की ऊर्जा लेकर इन्होंने क्या किया? अपना भोजन तैयार कर लिया। तो जो अधिपादप होते हैं वो भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते, छाया के लिए भी निर्भर नहीं रहते, उनमें जल के लिए बेलामीन ऊतक पाया जाता है। इसीलिए बी विकल्प राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। यांत्रिक अवलंबन। क्या होगा? यांत्रिक अवलंबन। अवलंबन मतलब अपने आप को सहारा देने के लिए।
यांत्रिक अवलंबन, अवलंबन मतलब बढ़ना, अपने आप को बढ़ाने के लिए वो किस पर निर्भर होते हैं साथियों, दूसरे वृक्ष पे निर्भर होते हैं, इसलिए कहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है। आपने कभी देखा होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उठने नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। कौन सी भावना होती है? कंपटीशन की भावना होती है। और साथियों कंपटीशन की भावना को ही क्या कहते हैं? विरोध की भावना, अर्थात हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा विरोध। क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा विरोध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना है? अर्थात समझ लीजिए, समुद्र में क्या है, कुल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब वो कुल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, एक सेकंड रुक जाइए, अभी आ रहे हैं, एक सेकंड। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का क्या योगदान है? साथियों जो समुद्री पादप होते हैं, समुद्री पौधे होते हैं, उन्हीं को कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। अब प्रश्न पूछा गया है और शैवाल को याद रखना, शैवाल को फाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटा कहते हैं। तो प्रश्न है, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना होता है? 10%, 25%, 70% या 90%? तो साथियों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 90%। ये याद रखना, इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से एक प्रश्न और बन जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसका सबसे अधिक प्रतिशत हमें किससे प्राप्त होता है? तो साथियों समुद्र से प्राप्त होता है। शैवाल से हमें टोटल ऑक्सीजन का 90% प्राप्त होता है, इसीलिए सही विकल्प हो जाएगा डी, 90%। क्या होगा? डी, 90%। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी से इसका भाई टिक लगाइए। प्रश्न है, धरातल पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों का है? ए ऑप्शन 1/3, बी ऑप्शन आधा, सी ऑप्शन 2/3, डी ऑप्शन 3/4। डी ऑप्शन है 3/4। तो साथियों आपको याद रखना है, ध्यान से देखना, क्योंकि इस प्रश्न में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए लिखा क्या है? अवसादी चट्टानें। अवसादी कहते हैं अवसाद को। अवसादी किसको कहते हैं? अवसाद को, यानी अवसाद को कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं? इसी को साथियों मलबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलबा कहा जाता है। तो प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है? तो साथियों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3/4। यानी टोटल अगर 4 भाग है तो उसके 3 भाग पर क्या है? अवसादी चट्टानें हैं, इसी को साथियों मलबा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा चलती है। प्रश्न है, अगुलहास धारा चलती है ए हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तर अटलांटिक में या दक्षिण अटलांटिक में? साथियों हमने सारी जलधाराएं आपको रटाई थी। अब बात करते हैं अगुलहास। सबसे पहला प्रश्न है, अगुलहास कैसी जलधारा है? तो साथियों गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म। अगुलहास के साथ ही एक और चलती है मोजाम्बिक। ठीक है, दोनों धाराएं कैसी हैं? दोनों जलधाराएं साथियों गर्म है और दोनों की दोनों का है, दोनों की दोनों किसकी हैं? हिंद महासागर की। किसकी? हिंद महासागर की हैं। और अफ्रीका के तट पे, अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर बहती हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर बहती हैं। तो ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा हिंद महासागर में। क्या होगा? हिंद महासागर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्राउन साइनेस परिदृश्य कहाँ मिलता है? अब साथियों पहले क्राउन एस परिदृश्य की बात करें। क्राउन साइनेस क्या है? इसको आप चित्र कीजिएगा, आप समझिए, उसको महसूस करिए। जैसे साथियों बात करें, आप सभी ने देखा होगा, अगर घने वृक्ष है, कैसे?
अगर बहुत ज्यादा घने वृक्ष हैं और जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो बहुत छन छन के किरणें नीचे आती हैं, यानी जो किरण होती है, प्रकाश होता है, वो छन छन के नीचे आता है और बहुत कम मात्रा में आता है। तो साथियों इसी को कहा जाता है क्राउन साइनस। क्या कहते हैं? क्राउन साइनस कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है क्राउन साइनस नाम का परिदृश्य कहाँ मिलता है? ए शीतोष्ण वनों में, शीतोष्ण वनों में पतझड़ के मौसम में, शीतोष्ण वनों में वसंत के दिनों में, उष्णकटिबंधीय बसंत मतलब बसंत में पत्ते झड़ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, चपरेल चपरल चैपरल की झाड़ियों में। तो साथियों याद रखना हमने आपको क्या बताया, जब पेड़ बहुत ज्यादा घने होते हैं और ऐसा कहां पर उपस्थित होता है, ऐसा परिदृश्य में कहां मिलता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो साथियों सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, सी विकल्प सही चला जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को किस नाम से जानते हैं? तो साथियों उसी को कहते हैं शेलवास। क्या कहते हैं? शेलवास कहते हैं। दूसरा है कांगो वर्षा वन। दूसरा कौन सा है? कांगो वर्षा वन है। अब ये याद रखना शेलवास कहाँ है? शेलवास दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है और इसका क्षेत्र कौन सा आता है? ब्राजील आता है। जबकि कांगो वर्षा वन कहाँ है साथियों? अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। इसका कौन सा क्षेत्र आता है? कांगो गणराज्य आता है। क्या आता है? कांगो गणराज्य आता है। तो बात समझ में आ गई, सी विकल्प इसका सही चला जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला है साथियों आर्यवादा क्या है? जल्दी से बताएं। चलिए साथियों जल्दी से बताएं। अगला प्रश्न है आर्यवादा क्या है? चलिए बताते हैं। साथियों आर्यवादा किससे रिलेटेड है? पहले ये पता होना चाहिए। आर्यवादा रिलेटेड है कछुओं को। किससे? कछुआ से रिलेटेड है, यानी कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए, कछुओं का संरक्षण करने के लिए इनका किसी एरिया में संरक्षण कर दिया जाता है और उसी को कहा जाता है घोंसला प्रक्रिया। क्या कहा गया है? घोंसला प्रक्रिया। तो जो आर्यवादा है वो कछुओं का संरक्षण से रिलेटेड है, ये कछुओं की घोंसला प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ या पेंगुइन। तो राइट ऑप्शन होगा ए कछुआ। क्या होगा? कछुआ हो जाएगा, अर्थात ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए आगे की देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए बात करते हैं कि किसमें हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे पहले है साथियों दुधवा, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस और चौथा है नंदा देवी। तो साथियों कई व्यक्ति इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर साथियों बात करें सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा कहाँ होता है, तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और साथियों दूसरा याद रखना इसी में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या है, सबसे ज्यादा हाथी इसी में है। किसमें? काजीरंगा। और काजीरंगा और असम मानस दोनों कहाँ है? दोनों साथियों असम में है। दोनों कहाँ है? असम में है। इसलिए राइट विकल्प हमारा क्या होगा? राइट विकल्प हो जाएगा बी काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है। काजीरंगा असम। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? वाह कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो आप बताइए जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, डाम्फा, मानस। तो साथियों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन था? जिम कॉर्बेट था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। इसके अन्य नाम भी है। इसका पहला नाम
साथियों इसका पहले नाम हेली था और रामगंगा भी रह चुका है। क्या? रामगंगा भी रह चुका है। इसीलिए साथियों इसका राइट विकल्प हमारा क्या है? ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देश में वन्य जीव संरक्षण यानी वनों के जो जीव हैं उनका संरक्षण कब शुरू किया गया था? 1965 में, 1970 में, 1972 में या 1980 में? तो साथियों याद रखना, जिस वर्ष पहली अम्ल वर्षा हुई थी, जिस वर्ष पहली अम्ल वर्षा हुई थी उसी समय हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अर्थात राइट विकल्प क्या होगा? 1965, 1970, 1972 या 1980। सी विकल्प हमारा चला जाएगा 1972। साथियों क्या होगा? 1972। 1972 कैसे याद रखना है? वन्य जीव संरक्षण तभी लागू हुआ जब पहली अम्ल वर्षा हुई। पहली अम्ल वर्षा कब हुई थी? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ? 1972 में। पहली अम्ल वर्षा कहाँ हुई? स्वीडन में। और सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहाँ हुई है? नॉर्वे में। ठीक है। और अम्ल वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य मिलते हैं? ये प्रश्न तो बच्चे को पता होगा। किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? ये प्रश्न बहुत, हम कह सकते हैं बहुत आसान है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है और इसका आंसर भी सही आना चाहिए। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या साथियों पश्चिम बंगाल? तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सी ऑप्शन चला जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और अभयारण्य स्थापित किए गए। क्योंकि अभी आपको समझना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसके पास है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा वन किस भूभाग में फैले हुए हैं? किस राज्य में फैले हुए हैं? तो साथियों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन फैले हुए हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा वन्य जीव और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अभयारण्य कहाँ स्थापित किए गए हैं? एमपी में स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 जून या 22 अगस्त? जल्दी से बताइए कि जल दिवस के रूप में जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 जून या 22 अगस्त? देखते हैं भाई किसका आंसर आता है सबसे पहले। जल्दी से बताइए, ये बहुत आसान प्रश्न है। चलिए साथियों तो साथियों अगर हम बात करें विश्व जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर पूछा जाए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता। क्या साथियों? जैव विविधता दिवस। क्लियर? 22 मार्च जल दिवस। अगर पूछा जाता 22 अप्रैल, अगर पूछ दिया जाए 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्लियर? तो सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, बिना उपग्रह वाले ग्रह। जल्दी से टिक्का करो। प्रश्न है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह। चलिए बात करते हैं कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं। रटना नहीं है, आज आप समझ लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए ये क्या है? ये हमारे सूर्य देवता है, ये हमारे सन महाराज हैं। और सूर्य के सबसे करीब क्या है? बुध है। सूर्य के सबसे करीब बुध, और बुध के बाद शुक्र है। इनकी लोकेशन बना देते हैं साथियों। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारी पृथ्वी। इसके बाद क्या है? पृथ्वी है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है मंगल। ठीक है,
और इसके बाद है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। क्या है? छोटे छोटे कई ग्रह हैं और इनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। साथियों बुध, बुध सबसे छोटा है। बुध कैसा है? सबसे छोटा है और सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। ताप नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? तापांतर, यानी सबसे ज्यादा ताप में अंतर कहाँ होता है? बुध पे होता है। सबसे ज्यादा ताप में अंतर बुध पे होता है। शुक्र की बात करें तो सबसे ज्यादा ताप किसके पास होता है? शुक्र। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म होता है, कारण शुक्र के पास अपना वायुमंडल है। शुक्र के पास अपना वायुमंडल है। बुध सबसे बुध के पास सबसे ज्यादा तापांतर है, कारण साथियों दिन के समय ये तो सूर्य के समान गर्म हो जाता है और साथियों रात के समय बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो कहाँ गर्म और कहाँ ठंडा? तो सबसे ज्यादा तापांतर इसके पास होता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा गर्म क्यों नहीं रहता? तो उसका कारण है सबसे ज्यादा गर्म नहीं रहता क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। सूर्य के पास अपना वायुमंडल है, इसीलिए क्या कर लेता है? ये ताप को संचित कर देता है, ताप को स्टोरेज कर लेता है। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। अब साथियों इसके बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी को सभी जानते हैं। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है जिसको कहा जाता है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, यानी बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध सबसे छोटा है इसीलिए कोई उपग्रह नहीं, शुक्र के भी उपग्रह नहीं। सबसे पहला उपग्रह किसका है? चंद्रमा का, पृथ्वी का है। कितना? एक। फिर इसके बाद आता है मंगल। मंगल के कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं साथियों? फीबोस और डीमोस। फीबोस और डीमोस, यानी दो उपग्रह हो जाते हैं। तो आपको बताना है बुध और शनि गलत, बुध और शुक्र राइट आंसर होगा। बुध और शुक्र, बुध और मंगल, मंगल के तो दो हैं। मंगल के कितने? दो हैं। मंगल और शुक्र, शुक्र का नहीं है लेकिन मंगल के तो दो हैं। तो साथ ही इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? क्या कहा जा रहा है? निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए बात करते हैं सबसे बड़े महाद्वीप की। तो साथियों आपने सुना होगा हर चीज हमें देखने से याद होती है। किससे? देखने से याद होती है। साथियों ये आप देख रहे हो, ये हमारा उत्तर अमेरिका है। ये क्या है? ये उत्तर अमेरिका है और ये वाला दक्षिण अमेरिका है। ये वाला उत्तर अमेरिका, ये वाला एरिया हमारा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। अब साथियों बात करें तो ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका है। और साथियों ये, अरे ये नहीं, ये साथियों ये आप देख रहे होंगे यहाँ से और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया यूरोप। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये हमारा, ये किसमें चला जाता है? ये आ जाता है एशिया में। किसमें? एशिया में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4। ठीक है, आगे देखिए उत्तर अमेरिका 5, दक्षिण अमेरिका 6। और आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये है साथियों अंटार्कटिका। सफेद रंग का है। कैसा है? सफेद रंग का है। कारण क्या है? इसमें बर्फ जमी रहती है, इसीलिए साथियों इसको कहा जाता है बर्फीला महाद्वीप। क्या कहते हैं? बर्फीला महाद्वीप कहते हैं। दूसरा इसी को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अब जो प्रश्न था, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए दक्षिण अमेरिका, ए क्या है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एशिया। अब कुछ प्रश्न बन जाते हैं, समय इतना नहीं है जो आपको सारी चीजें बता पाए, लेकिन साथियों याद रखना अगर पूछा जाए यूरोप, यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप, या इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। एशिया को कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है सभ्यताओं का घर, सभ्यताओं का घर। अफ्रीका को कहा जाता है पिछड़ा महाद्वीप या अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। और साथियों दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का
महाद्वीप। क्लियर? तो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एवरेस्ट किस देश में स्थित है? एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल, तिब्बत, म्यांमार या भारत? जल्दी से आंसर करें साथियों, कहाँ स्थित है एवरेस्ट? किस देश में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा नेपाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है साथियों? माउंट एवरेस्ट है। इसी को साथियों सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। कहाँ के लोग कहते हैं? नेपाल के लोग कहते हैं। नेपाल के लोग क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। तिब्बत के लोग कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। क्लियर? किसका हिस्सा है? एवरेस्ट हमारे हिमालय पर्वत का हिस्सा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पहली ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी पूछी जाए तो साथियों K2 है। K2 मतलब K2 है। अगर पूछी जाए किस पर्वत पे है तो काराकोरम। किस पर है? काराकोरम। कहाँ में है? कहाँ पर है? तो साथियों कश्मीर यानी पीओके पे पड़ता है। क्या? पीओके पे पड़ता है। तो साथियों K1 K2 के, इसीलिए दूसरी ऊंची चोटी कौन सी हो गई? K2। K2 कहती है भाई हम दूसरे नंबर के, इसीलिए 2 लगा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए इक्वाडोर, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी कनाडा। तो साथियों इक्वाडोर स्थित कहाँ है? पहले कोटोपैक्सी बताइए, कोटोपैक्सी क्या है? तो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी भी है। क्या है? ज्वालामुखी है। भैया कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। अब प्रश्न बना है यहाँ पर तो दक्षिण अमेरिका दिया नहीं, यहाँ तो दक्षिण अफ्रीका दिया है। तो साथियों दक्षिण अमेरिका यानी कनाडा तो उत्तर अमेरिका में होगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा। जापान एशिया का हिस्सा है। तो इस तरह से इक्वाडोर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे भी कई चीजें आपको बताते हैं। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है इक्वाडोर। क्या लिखा है? इक्वाडोर। साथियों इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। कौन सी राजधानी है? क्यूटो। अब इसकी राजधानी क्यूटो किस पर बसी है? तो साथियों एंडीज पर्वत पर है। किस पर? एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत कैसा है? पर्वत है भाई, तो जाहिर है कि ऊंचा होगा। तो साथियों इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो किस पर है? एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो इसीलिए कोटोपैक्सी भी ऊंचाई पर स्थित है। पूछ दिया जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो हमारा कोटोपैक्सी हो जाता है। तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? और इसी क्यूटो के नाम पर, क्यूटो के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया? कोटो। क्यूटो कोटो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा इक्वाडोर। चलिए अगला देखते हैं अंतोलिया का पठार स्थित है। अंतोलिया का पठार स्थित है, जल्दी से बताएं अंतोलिया का पठार। अब देखिए जिन लोगों ने रटा होगा उनको उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने तो भाई रटा है, तो रटा रटे से तो काम नहीं चलेगा। अब आपको बताना है कि अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया। तो प्रश्न साथियों ऐसे ही बनते हैं, प्रश्न इसी तरह से बनते हैं, जल्दी से बताएं। चलिए तो अगर हम बात करें अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है, तो बात करते हैं अंतोलिया का पठार टर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? टर्की में। अब ये बताइए एशिया, जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो इस साइड होगा वो पूर्वी होगा। क्या होगा? पूर्वी होगा। और इस साइड जो होगा वो क्या होगा? पश्चिमी होगा। ऊपर की साइड जो होगा उत्तरी होगा और नीचे की साइड होगा वो दक्षिणी होगा। तो अंतोलिया का पठार साथियों कहाँ है? टर्की में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी एशिया चला जाएगा। क्या होगा? पश्चिमी एशिया चला जाएगा। चलिए देखते हैं एटलस को। इसमें दिखाई नहीं देगा, चलिए इसमें नहीं है भाई, नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस महासागर में, एक सेकेंड, टर्की तो इसमें दिखाई देगा ना,
कजाकिस्तान, टर्की। चलिए भाई, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटा छोटा है, इसीलिए आपको अगर बताएंगे भी तो भी नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस महासागर में केप ऑफ कैमोरिन स्थित है? किस महासागर में केप ऑफ कैमोरिन स्थित है? किस महासागर में केप ऑफ कैमोरिन स्थित? अच्छा, केप ऑफ कैमोरिन को क्या कहा जाता है साथियों? इसी को कहते हैं कन्याकुमारी। अब केप की बात करें तो केप हमेशा क्या होता है? किनारे का तट, यानी बिल्कुल किनारे का भाग जो होता है, छोर जो होता है, उसको केप कहते हैं। तो केप ऑफ कैमोरिन किसको कहेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए केप ऑफ कैमोरिन की बात करें, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसमें आपको दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बता सकते हैं क्योंकि बाकी सबको दिखा देंगे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? केप ऑफ कैमोरिन। तो इसे कहेंगे केप ऑफ कैमोरिन। ठीक है, बात समझना। और अगर साथियों पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर अंडमान निकोबार में है, तो अंडमान निकोबार की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को साथियों भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और साथियों इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। लेकिन आप क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया है? मुख्य भूमि। तो ये तो इसकी मुख्य भूमि है, ये तो जलीय भूमि में आ जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, केप ऑफ कैमोरिन। क्या होगा? केप ऑफ कैमोरिन चला जाएगा। क्लियर? आगे भी देख लो कैसे याद रखना है। देखिए केप ऑफ गुड होप, ये आप क्या देख रहे हो? किनारा है ना, इसे इसको केप ऑफ गुड होप और इसको केप ऑफ अगुलहास कहते हैं। तो अगुलहास कहाँ स्थित है? आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, तो मोजाम्बिक ये है और साथियों केप ऑफ अगुलहास। ठीक है, अगला देखते हैं, कई चीजें यहाँ से आपको दिखा देंगे। यहाँ पर क्या है? केप ऑफ हॉर्न। केप ऑफ हॉर्न किसको कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न। प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो किस रास्ते से आया? तो वास्को डी गामा भारत किस रास्ते से आया था? केप ऑफ गुड होप। किससे आया था? केप ऑफ गुड होप। तो साथियों यही रास्ता था, अफ्रीका का दक्षिणतम जो भाग था उसी से आया था, इसीलिए इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप से जाना जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, सारगेसो अब स्थित है, यानी सारगेसो घास सागर कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट है उत्तर अटलांटिक, दूसरा पॉइंट है दक्षिण अटलांटिक, तीसरा है दक्षिण प्रशांत और उत्तर प्रशांत। तो साथियों सारगेसो में आपने याद रख करके रखा होगा कि भैया ये अटलांटिक महासागर में है, याद किया होगा ना। तो ये प्रश्न, ये ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। अब दो ऑप्शन आपके सामने है, यानी उत्तर या दक्षिण। अब भैया इसमें आप बहुत कंफ्यूज है कि उत्तर में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो साथियों याद रखना, जो सारगेसो घास सागर है वो कहाँ है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये कोई घास सागर नहीं है, ये कोई घास सागर नहीं है साथियों। एक बहुत जैसे महासागर है, महासागर के एक छोटे एरिया में, महासागर के एक छोटे भाग में एक घास पाई जाती है जिसको कहा जाता है सारगासम। कौन सी घास है? सारगासम घास है। और इसी कारण इस एरिया को, जहां तक सारगासम घास फैली हुई है, उसी को साथियों नाम दे दिया गया है सारगेसो घास सागर का। किसका? सारगेसो घास सागर का। तो आपको बताना है साथियों सारगेसो घास सागर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन उत्तर अटलांटिक, बी ऑप्शन दक्षिण अटलांटिक, सी ऑप्शन दक्षिण प्रशांत, डी ऑप्शन उत्तर प्रशांत। तो साथियों राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन साथियों हो जाएगा उत्तर अटलांटिक। ये चीजें याद करके रखना है मेरे लालों। अगर पूछा जाए लाल सागर कहाँ स्थित है, तो लाल सागर प्रशांत महासागर में है। लाल सागर हिंद महासागर में है। ठीक है, लाल सागर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगर पूछा जाए पीला सागर कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास।
कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको उसी से एक क्वेश्चन से हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको समझा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बता सके। इसी आशा के साथ-साथ आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ-साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।